बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कोशिका, कोशिका कोशिका को समझना है, क्योंकि जो भी जीव हैं इस सृष्टि में समस्त जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिका इंपोर्टेंट है, सबसे पहले हमें समझना बेसिक कॉन्सेप्ट। कोशिका कोशिका डेफिनेशन कोशिका की होती है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। जिसे कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या है? संरचनात्मक व क्रियात्मक। अब इसमें संरचनात्मक मुख्य 2 पॉइंट याद रखना है, संरचनात्मक क्रियात्मक। यानी कोशिका ही श्वसन, प्रोटीन, ग्लाइकोलाइड, पेप्टोन, पेप्टाइड इत्यादि पदार्थों का नियमन करता है। कोशिका ही सभी पदार्थों का एब्जॉर्ब करती है। तो कहने का मतलब कोशिका संरचनात्मक, शरीर की संरचना भी कौन बनाती है? कोशिका बनाती है। ये हमारा हाथ है, जब हम अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो इसमें हमें छोटी छोटी सेलें दिखाई देती हैं जो कोशिका होती है, सेल्स यानी कोशिका। तो इन सेलों से मिल करके तब जाकर के शरीर का निर्माण होता है। कोशिका ही शरीर की एक मूलभूत इकाई होती है। कोशिका के बिना शरीर की संरचना बनना बहुत कठिन है। तो कोशिका ही शरीर की मूलभूत इकाई है। तो इसीलिए संरचनात्मक व क्रियात्मक, शरीर की क्रियात्मक इकाई यानी श्वसन प्रक्रिया, भोजन का संचयन करना, इत्यादि पदार्थों का निर्वहन और परिवहन करना इत्यादि कार्य किसके? कोशिका के हैं। कोशिका नहीं होगी तो ये इत्यादि कार्य नहीं हो पाएंगे। तो कोशिका। अब कोशिका की खोज किसने की थी वो समझते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट यानी कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने। रॉबर्ट हॉक ने ही कोशिका का निर्माण किया, एक एक्सपेरिमेंट करके एक नई खोज की जिसमें पता लगाया कि कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बनता है। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है वो समझते हैं। कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट समसूत्री, समसूत्री नहीं, नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब
दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं ये पढ़ना है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। कोशिका, कोशिका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचना किससे बनती है? कोशिका से। क्रियात्मक, शरीर की क्रियात्मक सुचारू प्रणाली को कौन रखता है तैयार? कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब देखते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका नंबर 5। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो समझते हैं हम। इनकी संरचना, इस प्रकार से संरचना होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जिसमें यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब इसमें इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम बोलते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला। केंद्रक कला। अब इसमें क्या होता है? ये केंद्रक कला, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं हम इसे बोलते हैं हम हरित लवण। हरित लवण, केंद्रक कला, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक कला। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके अंदर ये होते गुणसूत्र, क्रोमोसोम, अंदर डीएनए। इसको बोलते हैं गोल्जी काय।
गोल्जी काय, यानी गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। तो ये कहने का मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रकला, हरित लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी काय, इन सभी को हम बोलते हैं, ये सभी होने के कारण क्या बोलेंगे इसे हम कोशिकांग। कोशिकांग यानी इसका संधि विच्छेद करो, कोशिका प्लस अंग, यानी कोशिका के जो भी अंग है उसे हम कोशिकांग बोलते हैं। तो कोशिकांग। अब देखिए ये तो यूकैरियोटिक कोशिका थी। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये इसे बोलते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। अब इधर हम समझ लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय। अब इसे बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो मीन्स प्राचीन, पहले से विद्यमान कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका साधारण कोशिका होती है। तो जैसे ये है, अब इसमें सिर्फ क्रोमोसोम होते हैं और कुछ नहीं होता है। या किसमें, इसमें क्या होगा क्रोमोसोम, और कुछ नहीं पाया जाता है, सिंपल होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, अगर अब पूछा जाए आपको कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए, तो प्रोकैरियोटिक, अब अंतर आपको मिल रहा है। यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक कला युक्त होती है और ये केंद्रक कला युक्त नहीं होती, यानी अनुपस्थित। इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें कोशिकांग नहीं होते। नेक्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया विद्यमान होती है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। तो ये अंतर मालूम हो गए, हमें डिफरेंस मालूम हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। अब देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई किस किस में जाती है, तो ये समझना है। यूकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है वो समझते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जंतु पादप कवक, जंतु पादप कवक, इन सभी में क्या पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। जंतु, अब जंतुओं में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब आपको कोई प्रश्न पूछता है कि मनुष्य में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो कौन सी बताओगे यूकैरियोटिक कोशिका। किसमें पाई जाती है जंतु पादप कवक, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो मानव किस में आता है जंतु में आता है, तो क्या यूकैरियोटिक कोशिका है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका वो समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है, तो शैवाल, बीजीए, शैवाल, बीजीए और माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा। अब देखिए शैवाल बीजीय यानी नील हरित शैवाल, एलगी, इन सभी में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और माइकोप्लाज्मा, इसमें भी क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कहने का मतलब जो, अब इसमें आपको पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है। आपको कोई प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, तो वो किस में पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। ऐसी कौन सी कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है? तो वो कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। तो माइकोप्लाज्मा, ये आप एक नोट्स बना लें, उसमें लिखते चले ताकि आप भूले ना। अगर भूलते भी हो तो नोट्स उठा करके देखते चले। तो माइकोप्लाज्मा इन सभी में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। ये कोशिकाएं दो प्रकार की थी। अब समझेंगे हम, कोशिकाएं तो दो प्रकार की थी, अब इन कोशिकाओं में विभाजन, विभाजन किस प्रकार के से होता है, यानी सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। यानी कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन, अभी पढ़ाया हमने कोशिका, अब कोशिकाओं में विभाजन किस प्रकार से होता है वो समझेंगे। तो कोशिका विभाजन समझते हैं। तो कोशिका विभाजन, जीव की मात्र कोशिका से जब कोशिका विभाजन होता है विभाजन होता है तब समान गुणसूत्र आगे कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिसे 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 स्थानांतरित हो जाते हैं, जैसे समसूत्री विभाजन कहते हैं।
तथा जनन कोशिका में जनन कोशिका में आधे गुणसूत्र स्थानांतरित होते हैं इस प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी जीव की मात्र कोशिका से जब कोशिका विभाजन होता है तब समान गुणसूत्र आगे कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। तथा जनन कोशिका में आधे गुणसूत्र स्थानांतरित होते हैं, इस प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो मुख्य रूप से हमें 2 पॉइंट याद रखना है, समसूत्री ये वाला समसूत्री और अर्धसूत्री। 2 प्रकार का जनन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समझते हैं हम समसूत्री और अर्धसूत्री सेल डिवीजन। नंबर फर्स्ट, समसूत्री। अगर कोई पूछता है विभाजन कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब हम समझेंगे समसूत्री विभाजन। अब जैसे देखिए, जैसे ये एक मात्र कोशिका है, जब इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी तो इसमें 46 गुणसूत्र थे। तो नेक्स्ट आगे इस संतति में दूसरी कोशिका में जाएंगे तो यहाँ गुणसूत्र कितने होंगे? 46 ही होंगे, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होंगे। कोई भी जीव हो, जैसे कोई भी जंतु हो जिसमें गुणसूत्र जितने होंगे उतने ही नेक्स्ट आगे समसूत्री विभाजन में पहुंचते हैं। तो समसूत्री विभाजन ये क्या कहलाएगा? समसूत्री विभाजन। यानी समान गुणसूत्र जा रहे हैं, कम नहीं है, तो ये कहलाएगा समसूत्री विभाजन। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये भी समसूत्री ही होगा क्योंकि समान गुणसूत्र दोनों कोशिका में गए। जैसे शरीर का कोई भी अंग हो, जैसे हमारा ये सर है, सर से हम कोई कोशिका निकालें तो उसमें समान गुणसूत्र होंगे, 46 ही गुणसूत्र मिलेंगे। हाथ से कोई एक सेल्स निकाल लें और उसका हम एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें और उसका जब अनुभव करें तो उसमें भी हमें 46 ही गुणसूत्र मिलेंगे। यानी कहने का मतलब शरीर के किसी भी पार्ट से कोई भी एक कोशिका निकालें तो समान गुणसूत्र होते हैं, 46 ही गुणसूत्र मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। यानी जितनी भी कोशिका बनेगी, ये 1 से 2 बनी, अब 2 से 4 बनेगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ऐसे ही इससे भी, इससे भी, नेक्स्ट ऐसे बढ़ती चली जाती है और शरीर की वृद्धि भी बढ़ती चली जाती। कुछ समय पहले जब हम क्लास फर्स्ट में पढ़ते थे तब लंबाई छोटी थी, आज हमारी स्ट्रेंथ बड़ी हो चुकी है। ऐसे ही धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। जैसे जैसे कोशिकाएं निर्माण करती रहती है वैसे वैसे शरीर की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाती है, आयतन बढ़ता चला जाता है। तो ये सेल्स डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है। अब समझेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन
अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अब देखिए जैसे जनन कोशिका है, नर मादा, नर से नर युग्मक, जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु, मादा से मादा युग्मक, इसे बोलते हैं अंडाणु, यानी नर युग्मक मादा युग्मक। अब दोनों ये फ्यूज करेंगे तब जाकर के युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से फिर भ्रूण, और भ्रूण से फिर शिशु। तो इस प्रोसेस को अब इसमें समझना है हमें अर्धसूत्री विभाजन। हमने क्या बताया था, जनन कोशिका में, ओनली जनन कोशिका में ही सिर्फ क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और दैहिक कोशिकाओं में, यानी शरीर की समस्त कोशिकाओं, दैहिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, जनन कोशिका में सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, यहां भी होगा अर्धसूत्री। जैसे 46 गुणसूत्र थे, 46 नर में थे, अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर गुणसूत्र कितने रह जाएंगे, 23। मादा में 46 थे तो यहाँ पर गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन होगा, कितने रह जाएंगे, 23। यानी जनन कोशिका में, सिर्फ जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब 23 या 23 या दोनों जब बराबर में जुड़ेंगे, नर से 23 गुणसूत्र आए, मादा से 23 गुणसूत्र आए, तो बराबर कितने हो गए, 46। तो इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। समझ में आया हुआ अच्छे से। नर से 23 गुणसूत्र, मादा से 23 गुणसूत्र, तब जाकर के बनता है 46 गुणसूत्र। अगर इनसे अधिक गुणसूत्र हो गए तो रोगग्रस्त हो जाता है सिर्फ, अगर इससे कम रह गए तब भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो ये 23 गुणसूत्र। अब देखिए डीएनए,